अर्थ पर जीवन समुद्रों, नदियों और बारिश पर डिपेंड करता है। पर क्या हमारा ब्लू प्लैनेट अनूठा है या यूनिवर्स ने इसके जैसी कई और अनगिनत पानी से भरी दुनियाएं बनाई थीं? अगर हमने अर्थ के पहले समुद्रों के सीक्रेट्स को जान लिया तो हम एलियन लाइफ के सीक्रेट्स को भी जान लेंगे। हमारे हिसाब से अर्थ वो अकेला प्लैनेट है जिसकी सतह लिक्विड वाटर के समुद्रों से ढकी हुई है, और ये वो अकेला प्लैनेट है जिस पर जीवन है। अगर आप अर्थ के हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पर नजर डालें तो आप देखेंगे कि हर एक में पानी का एक हिस्सा है जो सिस्टम को बनाता है। हम बेसिकली पानी के बैग्स हैं और केमिकल्स पानी के मौजूद होने की वजह से ही लाइफ को शुरू कर पाए। अर्थ पर लिक्विड वाटर और जीवन साथ साथ चलते हैं, पर हम कितने खुशनसीब हैं कि हमारे घर में इतना सारा पानी है। हमारे पास बहुत सारा पानी है, तो क्या वो तब बना जब अर्थ बना या फिर उसे बाद में कोई चीज स्पेस में लेकर आई? क्या ये एक इत्तेफाक है कि यहाँ पानी है या ऐसा होना तय था? साइंटिस्ट्स ने अर्थ के पानी के ओरिजिन को ढूंढने की बहुत कोशिश की है, और जो उन्हें मिला है वो हैरान करने वाला है। हमारे प्लैनेट पर पानी होना ही नहीं चाहिए था। वो जगह जहाँ अर्थ अभी है काफी सूखी लगती है, तो अगर शुरू में अर्थ एक नए बने गर्म स्टार के पास का एक ड्राई रॉक था, फिर उस पर पानी कहाँ से आ गया? जहाँ संभावनाएं हैं वहाँ समस्याएं तो हैं ही। हम उन समस्याओं को हल करना चाहते हैं। अर्थ के पानी के एग्जैक्ट सोर्स को ट्रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। ये सफर हमारे सोलर सिस्टम के बनने के दौरान 460 करोड़ साल पहले शुरू हुआ। स्पेस में गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल था। इस क्लाउड के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स बने। जैसा कि हर सोलर सिस्टम में होता है, हाइड्रोजन एटम्स सबसे पुराने हैं। वो बिग बैंग के कुछ हजार साल बाद बने थे, जब नया यूनिवर्स ठंडा होने लगा था। यूनिवर्स की शुरुआत में वहां आप कह सकते हैं कि एक प्राइमोर्डियल फायरबॉल थी, जिसमें यूनिवर्स एक प्लाज्मा था लगभग 3,70,000 सालों तक। उसके बाद यूनिवर्स न्यूट्रल होने लगा, और उसका मतलब यह होता है कि अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स साथ में जुड़कर एटम्स बनाने लगे, और इस तरह जो यूनिवर्स पहले प्लाज्मा से भरा था वो ज्यादातर हाइड्रोजन गैस से भर गया। और फिर हाइड्रोजन ने खुद ही ऑक्सीजन को क्रिएट किया। ऑक्सीजन एटम यूनिवर्स में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। हाइड्रोजन एटम्स यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो इनके मिलने से जो भी बनेगा बहुत सारा ही बनेगा। अगले कई लाख सालों में ये बेहद रिएक्टिव एटम्स आपस में जुड़े और H2O यानी पानी बन गया। वाटर काफी सिंपल मॉलिक्यूल होता है। वो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से बनता है। ये नया बना पानी गैस क्लाउड के अंदर डस्ट ग्रेन से चिपक जाता है, जिससे धीरे धीरे आइस के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। आखिर में वो आइसी डस्ट क्लाउड इतना घना हो जाता है कि ग्रेविटी से कोलैप्स हो जाता है। ये उस प्रोसेस की शुरुआत है जिससे हमारा सोलर सिस्टम बना हुआ है। यहाँ पर इतना पानी है कि अर्थ के ओशियंस को 30 लाख बार भरा जा सकता है। जब हम उन स्टार्स को देखते हैं जो अभी बन रहे हैं और हम कई 100 हजारों को स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि यंग स्टार्स के इर्द गिर्द बहुत सारे मटेरियल्स की डिस्क्स घूम रही हैं, और उन मटेरियल्स में गैस, डस्ट और बेशक बहुत सारा पानी है। ग्रेविटी ज्यादा से ज्यादा मटेरियल को क्लाउड के सेंटर की तरफ खींचती है, जिससे प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ते हैं। आखिर में बहुत ज्यादा फोर्सेस की वजह से फ्यूजन होता है और एक प्रोटोस्टार, हमारा नया सन,
जिंदा हो जाता है। ये नए स्टार के आसपास के पानी के लिए अच्छी खबर नहीं है। जब एक स्टार बनता है तो उसका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा गर्म और वायलेंट होता है। जो भी पानी उस इलाके में था, क्योंकि पानी एक वोलेटाइल मटेरियल है, वो खत्म हो गया होगा। किसी भी स्टार की फॉर्मेशन के दौरान वहां आसपास पानी नहीं हो सकता। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि शुरू के सन ने अपने इर्द गिर्द की ज्यादातर डस्ट और पानी को अंदर खींच लिया होगा और फिर इस मलबे को स्टीम के सुपर हीटेड जेट्स के रूप में स्पेस में फेंका होगा। अर्थ की सबसे ज्यादा वोल्केनिक जगहों पर इसी तरह की एक प्रोसेस गर्म पानी को हवा में उछालती है। यहाँ पर बहुत गहराई में पानी है जो बहुत गर्म है और उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है, तो वो स्टीम बनकर इन जाइंट प्लूम्स के रूप में इस तरह बाहर आता है। प्रोटोस्टार्स के आसपास भी बहुत सारा पानी होता है और प्रोटोस्टार्स के इर्द गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड्स बेसिकली टनल्स बनाती हैं जिनसे पानी बाहर आ सके, और वो पानी बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ इन टनल से बाहर निकलता है। देखिए इस तरह से। स्पेस में सुपर हीटेड वाटर मैग्नेटिक वीक स्पॉट और प्रोटोस्टार्स के पोल्स से बाहर निकलता है। इन बड़े स्टीम जेट्स के अंदर वाटर के पॉकेट्स में आखिर में ठंड की वजह से सॉलिडिफाइड होकर बर्फ के टुकड़ों में बदल जाते हैं और मशीन गन बुलेट से 80 गुना तेजी से प्रोटोस्टार से दूर चले जाते हैं। हमारे यंग सोलर सिस्टम के साथ क्या सच में यही हुआ था? अगर हम वो सब देख पाते तो बहुत अच्छा रहता, पर अच्छी बात यह है कि हमारी गैलेक्सी में स्टार्स बनते रहते हैं, तो हम पूरी गैलेक्सी में प्रोटोस्टार्स को स्टडी कर सकते हैं और समझ सकते हैं उस वक्त सन के साथ क्या हुआ होगा। सन 2011 में एस्ट्रोनॉमर्स ने सन जैसे एक स्टार को बनते हुए देखा। उनके टेलीस्कोप ने दिखाया कि वहां गैस की एक सेंट्रल बॉल अपने इर्द गिर्द मौजूद क्लाउड से मैटर को अंदर खींच रही है और फिर 1 करोड़ अमेज़न नदियों जितने पानी को ब्लास्ट कर रही है। हमारे सोलर सिस्टम के बनते वक्त भी शायद इसी तरह की प्रोसेस से ज्यादातर पानी निकला होगा। सन के मैच्योर होने के साथ वो जेट सूख गए और बचे हुए पानी पर एक नया खतरा मंडराने लगा। चार्ज्ड पार्टिकल्स की हॉट स्ट्रीम, जिसे सोलर विंड कहते हैं। जैसे जैसे सन की गर्मी बढ़ी, आसपास की बर्फ पानी में बदल गई और फिर जब सन की गर्मी और बढ़ी, वो पानी भाप में बदल गया और जब सन से सोलर विंड निकलने लगी, सब चमकने लगा। उसने पानी को बाहर फेंकना शुरू कर दिया। सोलर विंड सन की बाहरी लेयर से प्लाज्मा की एक सुपरसोनिक स्ट्रीम फेंकती है। वो पास के क्लाउड से टकराती है और ज्यादातर गैस और वाटर आइस को बाहर फेंक देती है। जो पीछे छूट जाता है वो सिर्फ डस्ट है, जिसमें वाटर के ट्रेसेस चिपके हुए हैं। सन से काफी ज्यादा दूर जाने पर सोलर विंड का असर कम हो जाता है और वहां ठंडक भी ज्यादा होती है। इसका नतीजा होता है सन से 80 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर वाटर आइस की एक बाउंड्री, जिसे स्नो लाइन कहते हैं। जब एस्ट्रोनॉमर्स स्नो लाइन की बात करते हैं तो वो ये बताना चाहते हैं कि एक यंग सन से कितनी दूरी पर वाटर कंडेंस हो सकता है। इतनी सर्दी कितनी दूरी पर होती है कि भाप कंडेंस होकर पानी की बूंदों में और बर्फ में बदल सके। उससे ज्यादा पास आने पर सिर्फ गैस होती है। सोलर सिस्टम का पहला और सबसे बड़ा प्लैनेट स्नो लाइन पर ही बनना शुरू होता है। जहां पर आइस सबसे मोटी है, टुकड़े बनते हैं और फिर ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़ जाते हैं। एक बहुत बड़ी स्नो बॉल बन जाती है। वो अपने आसपास के सारे मैटर को खींचती है और आखिर में एक गैस जॉइंट प्लैनेट जुपिटर बन जाता है, जहां पर स्नो लाइन पतली है। इसी तरह की प्रोसेस दूसरे गैसी प्लैनेट्स को बनाती है। सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून।
स्नो लाइन की अंदर की सूखी साइड पर डस्ट साथ में जोड़कर छोटे रॉकी प्लैनेट्स की एक फैमिली बनाती है। इनमें अर्थ भी शामिल है। बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि हमारा प्लैनेट जली हुई रॉक्स से बना है, जिन पर पानी की कुछ माइक्रोस्कोपिक बूंदें चिपकी हुई थीं। पर यहां तक कि पानी का ये कीमती रिजर्व भी हमारे प्लैनेट की हिस्ट्री की सबसे खतरनाक घटना का शिकार होने वाला था। $460 करोड़ साल पहले हमारा सोलर सिस्टम, अर्थ, उन कई रॉकी बॉल्स में से एक है जो सन के इर्द गिर्द बन रही हैं। और हमारे यंग प्लैनेट्स की ग्रेविटी आसपास के डस्ट क्लाउड के मलबे के टुकड़ों को लगातार खींच रही है। अर्थ को हिट कर रहे रॉक्स में बहुत थोड़ा सा पानी है। ये उस वक्त का बचा हुआ पानी है जब सन बना भी नहीं था। प्लैनेटरी साइंटिस्ट डैन डर्डा का मानना है कि नए बने अर्थ पर इस पानी के बचने की उम्मीद बहुत कम थी, और इसकी वजह थी कई हाइट स्पीड टकराव से पैदा हुई गर्मी। एक प्लैनेट का बनना एक बहुत ही वायलेंट प्रोसेस होता है। हम ये यहाँ एक बुलेट के हाई स्पीड इम्पैक्ट से आसानी से दिखा सकते हैं। ओके, तो वो एक सिंगल इम्पैक्ट था। जब एक बुलेट टारगेट से टकराती है तो उसकी थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी हीट में बदलती है, और आप इस अचानक हुए हॉट बर्स्ट को थर्मल इमेजिंग कैमरे से देख सकते हैं। एक असली इम्पैक्ट के केस में एक बड़े एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। उनसे रॉक्स पिघल जाते थे, और 450 करोड़ साल पहले इस तरह की टक्करें महीने में एक बार हो ही जाती थी। चलिए देखते हैं वहां क्या हुआ है। एक सब मशीन गन ये दिखाती है कि मल्टीपल एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट से किस तरह की हीट ट्रांसफर हुई होगी। उन सारे टकरावों के कुल असर से अर्थ का टेम्परेचर इतना बढ़ गया होगा कि सब कुछ पिघल गया। उन टक्करों के मिले जुले असर ने नए बने अर्थ की सतह को उबाल दिया। बहुत सारी टक्करें हुई और वो एक बहुत हाई टेम्परेचर एक्टिविटी है, तो अगर कुछ पानी था भी उसका वहाँ टिकना मुश्किल था। उस हीट और एनर्जी की वजह से बचा हुआ पानी भी उड़ गया होगा। 6 करोड़ साल बाद प्लेनेट का बनना धीमा हुआ और अर्थ की सतह इतनी ठंडी हो गई कि एक क्रस्ट बन सके, और जो भी पानी बचा था वो अंदर फंस गया। पर ज्यादा देर के लिए नहीं। इस शुरू के सोलर सिस्टम में आज से ज्यादा प्लैनेट्स हैं। उनमें से एक, थिया, अर्थ की तरफ बढ़ा। थिया ने हमारे प्लैनेट के क्रस्ट के एक बड़े हिस्से को बाहर निकाल दिया। पत्थर के टुकड़ों से मलबे की एक बहुत बड़ी रिंग बनी, आगे चलकर जिनके इकट्ठा होने पर मून बना। उस टक्कर की वजह से अर्थ एक बार फिर लावा की बॉल बन गया और उसकी गर्मी ने बचे खुचे पानी को भी उड़ा दिया। थिया से टकराने के बाद अर्थ का क्रस्ट बिल्कुल सूख गया। तो फिर ये सारा पानी कहां से आया जो हम आज देखते हैं? इसके सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। अगर उस पानी को बचना था तो जरूरी था कि वो बहुत ज्यादा गहराई में हो, जहां से वो इवेपोरेट ना हो सके, या फिर वो अर्थ के बनने के बाद आया था। तो क्या हमारा अर्थ ओरिजिनली उस पत्थर से बना था जो बहुत गीला था, या फिर ये ओशियंस अर्थ को काफी बाद में कहीं और से मिले? शुरू में डिलीवरी वाली बात ज्यादा सही लगती है। बहुत दूर नेपट्यून के ऑर्बिट से आगे आइसी मटेरियल का एक बहुत बड़ा बैंड है जिसे काइपर बेल्ट कहते हैं। वो गैस जॉइंट प्लैनेट के बचे हुए बिल्डिंग ब्लॉक्स से बनी है। इस बर्फीले मलबे के टुकड़े, जिन्हें कॉमेट्स कहते हैं, कभी कभी इनर सोलर सिस्टम में आ जाते हैं। तो क्या शुरू के अर्थ पर ये कॉमेट्स अपने साथ पानी लेकर आए थे?
कॉमेट्स बेसिकली बड़े और धूल भरे स्नोबॉल्स होते हैं। वो बर्फ के विशाल गोले होते हैं जिनके अंदर चट्टाने, पत्थर, बजरी और धूल भरी होती है। हमारे हिसाब से कॉमेट्स का 50% हिस्सा आइस होता है। तो अगर आप सोलर सिस्टम में कोई चीज ढूंढ रहे हो जो अर्थ पर वाटर का सोर्स हो, तो जाहिर है सबसे पहले आप कॉमेट्स के बारे में ही सोचेंगे। तेजी से चल रहे कॉमेट्स रात के आसमान में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जैसे जैसे ये सन के पास पहुंचते हैं, सोलर विंड इन डस्टी स्नोबॉल्स की सतह से वाटर को ब्लास्ट करती है, जिससे एक चमकती हुई टेल बनती है जो लाखों किलोमीटर तक लंबी हो सकती है। आजकल कॉमेट्स का इनर सोलर सिस्टम में बहुत कम आना होता है, पर 400 करोड़ साल पहले वो बहुत सारे थे और अर्थ उनके निशाने पर था। इस बात में कोई शक नहीं है कि आउटर सोलर सिस्टम से आईसी बॉडीज अंदर आकर अर्थ से टकराई होंगी। वो पानी कितना लाई होंगी ये अलग बात है। मून के बनने के बाद के समय के जो रॉक्स हैं, उनसे पता चलता है कि शुरू के अर्थ पर बहुत बड़े ओशियंस थे। साइंटिस्ट्स ने कैलकुलेट किया कि उनको भरने के लिए कितनी टक्करें हुई होंगी। नंबर हैरान कर देने वाले हैं। कॉमेट्स अलग अलग साइज के होते हैं और अगर आप उनका एवरेज साइज लें तो अर्थ के ओशंस को भरने के लिए 2 करोड़ से 3 करोड़ कॉमेट्स गिरे होंगे। अगर अर्थ पर करोड़ों कॉमेट्स पानी लाए थे तो उन्होंने ये बहुत जल्दी किया होगा, और वो भी मून के बनने के बिल्कुल बाद। एस्ट्रोनॉमर्स इन रैपिड फायर बर्फीले हमलों का सुराग ढूंढने के लिए सोलर सिस्टम पर नजर डालते हैं, और वो सुराग उन्हें एक बहुत ही अजीब जगह पर, हमारे सूखे हुए मून पर मिलता है। अर्थ सोलर सिस्टम का वो अकेला प्लैनेट है जो ओशियन से ढका हुआ है। ये लगभग 32 करोड़ क्यूबिक माइल्स पर फैले हैं। इन्होंने प्लैनेट के 70% सरफेस को ढका हुआ है। इतनी ज्यादा क्वांटिटी होने की वजह से अर्थ का पानी हमारे एक्सपर्ट को परेशान कर देता है। क्यों हमारे प्लेनेट का क्रस्ट जन्म के वक्त सूखा था? अगर आप हमारे सोलर सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हुए पानी पर नजर डालें तो वहाँ इनर सोलर सिस्टम में आइस का कोई चंक्स ही नहीं है। तो फिर हमारे प्लेनेट अर्थ पर जो सन के इतने करीब है, इतना पानी आया कहाँ से? हो सकता है ये पानी स्नो लाइन्स के आगे से आया हो और इसे आइसी कॉमेट्स लाए हों। पर अर्थ के ओशियंस को भरने के लिए लाखों करोड़ों टकराव चाहिए होंगे। आज ओशन के पास जाकर जरा ध्यान से देखिएगा कि वहाँ कितना सारा पानी है और फिर सोचिएगा कि वो आइस के टुकड़ों के जरिए कैसे पहुँचा होगा। कमाल का आइडिया है ये। अगर मान लें कि अर्थ के ओशियंस को कॉमेट्स ने पानी दिया था, तो सवाल उठता है कि इतने सारे कॉमेट्स हमारे प्लेनेट से ही क्यों टकराए? इसका सुराग मून के क्रेटर्स के अंदर छुपा है। 1970s में अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने मून के सबसे बड़े क्रेटर से रॉक्स इकट्ठे किए ताकि पता लगाया जा सके कि वो कब बने थे। हम उन्हें अपनी लेबोरेटरीज में ले गए ये पता लगाने के लिए कि वो कितने पुराने हैं। प्लैनेटरी जियोलॉजिस्ट मान रहे थे कि वो क्रेटर्स लगभग उस वक्त बने थे जब मून बना था, पर उन्हें एक बड़ा झटका लगने वाला था। हमें पता चला कि मून पर मौजूद ज्यादातर बड़े इम्पैक्ट बेसिन्स उस वक्त नहीं बने थे जब मून बना था, बल्कि वो उसके करोड़ों साल बाद बने थे। उस पीरियड में जिसे हम लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहते हैं। लेट इसीलिए क्योंकि वो अर्थ और मून के बनने के करोड़ों साल बाद बने थे। लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट तब हुई जब गैस जॉइंट्स अलाइन हुए। उसकी कंबाइंड ग्रेविटी ने मार्स के पास मौजूद एस्टेरॉयड की एक विशाल बेल्ट को तितर बितर कर दिया। इस वजह से अर्थ, मून और दूसरे इनर प्लैनेट्स पर रॉक्स की बौछार हुई। नेपट्यून बाहर की तरफ जाकर काइपर बेल्ट के कॉमेट्स के साथ टकराया और उन्हें भी अंदर की तरफ भेज दिया। उथल पुथल मच गई। 99% काइपर बेल्ट एस्ट्रॉयड बेल्ट गायब हो गई। बहुत सी बॉडीज यहाँ वहां बिखर गई।
अर्थ भी उस बॉम्बार्डमेंट से नहीं बच पाया। मून तो टारगेट था ही, पर स्पेस में अर्थ उससे भी बड़ा टारगेट था। अर्थ पर भी लगभग 20 या 30 क्रेटर्स बने थे। आज वो हमें हर जगह दिखाई नहीं देते क्योंकि ये एक लाइवली प्लेनेट है जहां जियोलॉजिकली प्रोसेसेस उन क्रेटर्स को मिटा सकती हैं। अर्थ पर लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट की बौछार हुई, पर तब गिरने वाले कितने कॉमेट्स के अंदर पानी भरा हुआ था? हमें नहीं पता है, और ये साइंस के सबसे बड़े सवालों में से एक है कि क्या उस समय अर्थ पर पानी पहुंचाने का काम कॉमेट्स ने किया होगा। अगर हमारे ओशियंस को कॉमेट्स ने बनाया है तो उन्होंने अपने पीछे एक यूनिक केमिकल सिग्नेचर छोड़ा होगा, क्योंकि सभी पानी एक से नहीं होते। अर्थ पर ऑर्डिनरी वाटर की हर 10,000 बूंदों में 3 बूंदें सेमी हैवी वाटर की होती हैं। एक रेयर मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम का बना होता है। ड्यूटेरियम एक नॉर्मल हाइड्रोजन न्यूक्लियस का बना होता है, सिवाय इसके कि उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन नहीं होता है, उसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन जुड़े हुए होते हैं। ड्यूटेरियम में एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन से वेट बढ़ता है और इसीलिए इन एटम्स से बने वाटर को हैवी वाटर कहते हैं। सेमी हैवी वाटर ठंडी जगहों पर ज्यादा आसानी से बनता है, तो सन के पास के इलाकों के मुकाबले में वो सोलर सिस्टम के बाहरी छोर पर ज्यादा होता है। ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो इस खोज में बहुत अहमियत रखता है कि हमारे सोलर सिस्टम में पानी कहाँ बना था। हम हैवी वाटर की क्वांटिटी से पता लगा सकते हैं कि वो पानी कहाँ और कैसे बना था। सन 1986 में साइंटिस्ट्स को पहली बार कॉमेट्री वाटर की केमिस्ट्री को टेस्ट करने का मौका मिला, जब हेलीज कॉमेट ने एक बार फिर से रात के आसमान में वापसी की। एस्ट्रोनॉमर्स सेमी हैवी वाटर के सिग्नेचर को ढूंढने लगे, पर जो रिजल्ट सामने आया उसने उन्हें हैरान कर दिया। उन्होंने पहली बार उस वाटर का वजन किया और पता चला कि वो अर्थ के वाटर से दुगना हैवी है। कॉमेट हियकटाके और हेल-बॉब 1990s में पास से गुजरे। ये हाल ही में देखे गए कॉमेट्स उन कॉमेट्स जितने ही पुराने हैं जो लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट के दौरान अर्थ पर गिरे थे। पर पता चला कि हियकटाके और हेल-बॉब में अर्थ के ओशियंस से कहीं ज्यादा सेमी हैवी वाटर है। साइंटिस्ट्स परेशान हो गए क्योंकि जितना पानी अर्थ पर मौजूद ओशंस में है वो सिर्फ कॉमेट से नहीं आ सकता था। सन 2014 में रोसेटा स्पेस प्रोब ने पास से गुजर रहे कॉमेट को मेजर किया और रिजल्ट्स ने बात ही खत्म कर दी। उसमें अर्थ के मुकाबले 3 गुना ज्यादा सेमी हैवी वाटर कंटेंट था। जब हमने अर्थ के ओशियंस और एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री को कॉमेट्स की केमिस्ट्री से मैच किया तो वो बहुत ही अलग था। जब हम उन कॉमेट्स को बनाने वाले वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर के हाइड्रोजन के फ्लेवर को देखते हैं, जिन्हें हमने अभी तक मेजर नहीं किया है, तो वो उस वाटर के फ्लेवर से नहीं मिलता है जो वाटर हमारे प्लेनेट पर पाया जाता है। मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अर्थ का सारा पानी कॉमेट्स नहीं ला सकते थे। तो अगर ये काम डर्टी स्नोबॉल्स का नहीं था तो फिर किसका था? एक अजीब सा कैंडिडेट सामने आने लगा। सन 2011 में डॉन स्पेस प्रोब जायंट एस्टेरॉयड वेस्टा के पास से गुजरा। हम सोचा करते थे कि वेस्टा जैसे रॉकी ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल सूखे होते हैं, पर ऑब्जर्वेशन टीम को उसकी सतह पर पानी होने का सुराख दिखाई दिया और वेस्टा का पानी अर्थ के ओशियंस के साथ केमिकली परफेक्टली मैच कर गया। वो बिल्कुल उस तरह का ही था जैसा अर्थ पर पाया जाता है। उसके बाद ऐसा लगने लगा कि अर्थ पर वाटर पहुंचाने का काम उस तरह के एस्टेरॉइड्स ने ही किया होगा। साइंटिस्ट ने अपना फोकस कॉमेट से एस्टेरॉयड पर शिफ्ट कर दिया, पर ये सूखे से दिखने वाले रॉक्स अर्थ के ओशियंस को पानी से कैसे भर सकते थे? इसका जवाब एक ऐसे प्लेनेट के अवशेष में हो सकता है जो कभी बन नहीं सका। हमारे सोलर सिस्टम में 4 रॉकी प्लैनेट्स हैं: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ
और मार्स, लेकिन वहां पर 5 होने चाहिए थे। करोड़ों साल पहले हमारे पूरे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स बन रहे थे, पर मार्स और जुपिटर के बीच एक एरिया था जहां पर जुपिटर की ग्रेविटी वहां बन रही हर चीज को खींचकर अलग कर देती थी। आज ये ग्रेविटेशनल जंग का मैदान उस रॉकी प्लैनेट के बिखरे हुए अवशेषों से भरा है जो उस वक्त बन नहीं पाया था। उसके मलबे ने सन के इर्द गिर्द एक बड़ा बैंड बना रखा है जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर मौजूद रॉक्स के साइज की रेंज रेत के एक कण से लेकर कई 100 किलोमीटर चौड़ी विशाल चट्टानों तक है। जब मैंने एस्ट्रोनॉमी पढ़नी शुरू की, हम उन्हें रॉक्स, ड्राई रॉक्स कहते थे। अब हमें पता चला कि कुछ बड़े एस्ट्रॉइड्स में बहुत सारा पानी, यहाँ तक कि लिक्विड वाटर भी हो सकता है। एस्टेरॉयड वाटर से जुड़ी हमारी जानकारी के पीछे मेटियोराइट की स्टडी है। ये एस्टेरॉयड बेल्ट से आए वो छोटे टुकड़े हैं जो कभी कभी अर्थ पर गिरते हैं। मेरे पास मेटेरॉइड का एक सैंपल है जिसे कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट कहते हैं और ये दिखने में और छूने में सूखा लगता है, पर मैं आपको बता सकता हूं कि इसका लगभग 20% वेट वाटर है। यहाँ तक कि पीसने के बाद भी इसमें छुपा मॉइस्चर रिलीज नहीं होता है क्योंकि वो वाटर उन मिनरल से केमिकली जुड़ा है जिनसे रॉक बनी है। अब सबसे पहले हम इस बर्नर को जला लेते हैं। हीट की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स अपने केमिकल बॉन्ड्स को तोड़कर वेपर बनकर बाहर आते हैं। ये देखिए कितना पानी आ रहा है ऊपर। मेटेरॉइड के इस छोटे से सैंपल से इतना सारा पानी निकल रहा है, तो ये एक पुख्ता सबूत है इस बात का कि एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट से अर्थ पर कितना वाटर डिलीवर किया जा सकता है। 400 करोड़ साल पहले लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट के दौरान अर्थ के साथ अनगिनत एस्टेरॉयड टकरा रहे थे। हर टक्कर से इतनी ज्यादा हीट निकली कि एस्टेरॉयड के अंदर फंसा वाटर रिलीज हो गया। उसके बाद वाटर वेपर बारिश बनकर फिर से जमीन पर गिरा और वही वाटर आज भी हम देखते हैं अपने ओशंस, अपनी रिवर्स और यहां तक कि अपने कॉफी कप्स में भी। जब हम अर्थ के पानी में ड्यूटेरियम के फिंगरप्रिंट्स को देखते हैं, वो कॉमेट्स के मुकाबले मीटियोराइट्स और एस्टेरॉइड से ज्यादा अच्छे से मैच होता है। तो हाँ, बेशक थोड़ा सा पानी कॉमेट से आया था, पर वो ज्यादातर पानी जो आपके बॉडी में अभी है, हो सकता है वो एस्टेरॉइड बेल्ट से आया हो। कुछ समय पहले तक ऐसा लग रहा था कि वाटर से भरे एस्टेरॉयड ने अर्थ की ओशंस की मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया है, पर एक कमाल की नई जियोलॉजिकल डिस्कवरी से पता चला है कि ये टक्करें कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अर्थ की सतह पर हद से ज्यादा पानी है। पैसिफिक ओशन का जो एरिया है वो अर्थ के सतह का लगभग आधा एरिया है। उसमें करोड़ों क्यूबिक माइल्स पानी है। और फिर भी मैं आपको बताऊं, अर्थ का सारा पानी वहां नहीं है। बहुत सा पानी सतह के नीचे है। पिछले कुछ सालों में साइंटिस्ट को एक चौंका देने वाली बात पता चली है। अर्थ के क्रस्ट की गहराई में गर्म रॉक की एक लेयर है जिसमें बहुत सारा पानी है। साइस्मोलॉजिस्ट्स को यह बात अर्थक्वेक्स के रंबल्स की एनालिसिस के दौरान पता चली। जब बड़ा अर्थक्वेक आता है, लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स प्लेनेट की दूसरी साइड के क्रस्ट को हिट करने से पहले अर्थ के इंटीरियर की अलग अलग लेयर्स में से गुजरती है। इन लॉन्ग रेंज रंबल्स की स्टडी से पता चला है कि जब साउंड वेव्स क्रस्ट में 480 किलोमीटर नीचे रॉक की एक सुलगती हुई लेयर तक पहुंचती है तो उनकी स्पीड कम हो जाती है और हमें मालूम है कि रॉक में से गुजर रही साउंड वेव को सिर्फ एक चीज धीमा कर सकती है, पानी। वो समंदर के पानी जैसा नहीं है। वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो मिनरल और दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़े हैं। पर अगर आप सारे पानी को साथ में मिला दें तो वो उस पानी से भी ज्यादा हो जाएगा जितना पानी कुल मिलाकर अर्थ के सारे समंदर में है। ये इतना सारा अंडरग्राउंड वाटर सच में एक पजल है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता था कि कॉमेट्स या एस्टेरॉयड अर्थ के क्रस्ट में इतनी अंदर तक पहुंच पाते। वो पानी अर्थ के अंदर है
इतने सारे पानी को कई सौ किलोमीटर अंदर मेंटल में पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। तो ऐसा लगता है कि जो पानी वहां है, जो हमें मिला है, वो वहां तभी आ गया था जब अर्थ बन रहा था। जिस वक्त अर्थ बना उस वक्त मिक्स में बहुत सारा पानी भी रहा होगा। पर इस छोटे से फैक्ट का मतलब यह है कि अभी तक हम अपने प्लैनेट्स के जन्म के बारे में जो भी जानते हैं वो गलत है। सन की गर्मी अर्थ की सतह पर सबसे गर्म जगहों से पानी को इवेपोरेट करती है। यहाँ दूर दूर तक सैंड ड्यून्स है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। 500 करोड़ साल पहले वो ग्रेट कॉस्मिक डेजर्ट जो यंग सन और स्नो लाइन के बीच है, बिल्कुल सूखा था। तो फिर इस रॉकी और सूखी डस्ट से हमारे प्लेनेट का वेट इंटीरियर कैसे बन सकता था? हमें लगता है कि वो मटेरियल्स जो सोलर सिस्टम में बन रहे थे, वहां पर जहां पर आज अर्थ है वो उससे कहीं ज्यादा ब्राइट है जितना अर्थ असल में है। तो हमें लगता है कि अर्थ में जो वाटर रिच मटेरियल आया वो कहीं और से आया होगा। ये सारा एक्स्ट्रा कॉस्मिक वाटर आया कहां से? कोई चीज उसे स्नो लाइन की वेट साइड से बल्क में लेकर आई होगी। इसका एक सुराग दूर के एक्सोप्लैनेट्स को देखकर मिलता है, जिन्हें उनके पेरेंट प्लैनेट्स जिंदा उबाल देते हैं। हमने देखा कि बहुत से जुपिटर के साइज के प्लैनेट्स अपने स्टार के बहुत पास हैं, कहीं कहीं बहुत ज्यादा पास, उससे भी ज्यादा जितना मर्क्यूरी सन के पास है। शुरू में ये स्टार ग्रेजिंग जॉइंट्स एक मिस्ट्री थे। ये स्नो लाइन की बर्फ से इतने दूर होने के बावजूद इतने बड़े कैसे हैं? इसका एक ही सॉल्यूशन है। ये प्लैनेट्स अपने स्टार से कहीं बहुत दूर बने होंगे और फिर बाद में पास आए होंगे। हम जानते हैं कि उस तरह के प्लैनेट्स वहां नहीं बन सकते थे, वो बहुत बड़े हैं। वो जरूर कहीं दूर बने होंगे और फिर आए होंगे, माइग्रेट हुए होंगे अपने स्टार की तरफ। और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हमारा सोलर सिस्टम हमेशा से ही ऐसा था जैसा आज है, या हमारे प्लैनेट्स आगे या पीछे गए हैं। एक्सोप्लैनेट को देखने के बाद एस्ट्रोनॉमर्स को हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के बारे में एक नई थ्योरी पेश करनी पड़ी। उसे ग्रैंड टैग कहते हैं और इसमें जुपिटर अचानक अपना रास्ता बदलता है। एक टाइम था जब यंग सन के इर्द गिर्द डस्ट और गैस की डिस्क बहुत मोटी थी और वो ऑर्बिट में घूम रहे प्लैनेट्स को रोकती थी। ग्रैंड टैग मॉडल में जुपिटर स्नो लाइन की बाहरी वेट साइड पर बना था, पर फिर आसपास के मैटर से स्लो होने की वजह से उस गैस जायंट का ऑर्बिट चक्री की तरह घूमता हुआ सन के पास आ गया था। हमारे पास इस बात का ठोस सबूत है कि कभी जुपिटर वहां तक पहुंच गया था जहां अब मार्स का ऑर्बिट है। और जब जुपिटर पास आया तो वो स्नो लाइन की दूसरी तरफ से बहुत सारा पानी लेकर आया। इस दौरान वो मटेरियल जो सोलर सिस्टम में बहुत दूर था, वो उस रीजन में आ गया जहां पर अर्थ बन रहा था। ऐसे में अर्थ के ड्राई मटेरियल में वाटर रिच मटेरियल के मिलने का चांस था। जुपिटर का इन्वर्ट स्पाइरल 10 लाख सालों के बाद रुका जब सैटर्न बना। जब इन दो प्लैनेट्स की ग्रेविटी ने एक दूसरे पर असर डाला तो वो टैग बदलकर सन से दूर जाने लगे। जो पानी जुपिटर पीछे छोड़ गया उसने डस्ट के साथ मिलकर अर्थ और उसके आसपास के रॉकी प्लैनेट्स को बनाया। पर अर्थ के अंदर फंसा ये पानी शुरू के ओशियंस में कैसे बदला? हो सकता है इसमें वोल्केनोस की अहम भूमिका रही हो।
यंग अर्थ के बारे में सोचिए, वहाँ बहुत ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी थी। राख के बड़े क्लाउड्स थे और डस्ट नीचे गिर रही थी, पर उस सब में वाटर वेपर भी रहा होगा। वो वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में कूल और कंडेंस हुआ होगा, उनसे हजारों या लाखों सालों के बाद बादल बने होंगे और फिर वो घड़ी आई होगी जब एटमॉस्फेयर में इतना पानी हो गया होगा कि बारिश हुई होगी। तो मतलब अर्थ पर पहली बारिश करोड़ों साल पहले हुई होगी। वो वोल्केनिक वाटर बरसात बनकर अर्थ की सतह पर बरसा और पहली नदियां और समंदर बन गए। और ये अर्थ पर कॉमेट्स और एस्टेरॉयड की बौछार होने से बहुत पहले की बात है। रॉक से मिले एविडेंस के बेस पर ऐसा लगता है कि वो लिक्विड वाटर हमारे प्लेनेट पर शुरू से था। कॉमेट्स और एस्टेरॉयड्स अर्थ पर थोड़ा पानी लाए, पर अगर ग्रैंड टैग थ्योरी सही है तो जो भी वाटर आज हम अपने ओशियंस में देखते हैं वो जुपिटर की देन है। और अर्थ वो अकेला प्लैनेट नहीं है जिस पर जुपिटर ने वाटर पहुंचाया था। हो सकता है मार्स और वीनस दोनों पर कभी ओशियंस रहे हों। अपने लिविंग ब्लू प्लैनेट को सही मायनों में सराहने के लिए हमें जानना होगा कि यहां पानी क्यों रहा, जबकि हमारे पड़ोसी प्लैनेट्स सूख गए। पानी हमारे प्लैनेट की जान है, पहचान है। वो वेपर बनकर आसमान में बादल भर देता है, लिक्विड बनकर हमारी जमीन को काटता और तराशता है। वो हर जिंदा चीज के हर एक सेल में है। और स्पेस से देखने पर अर्थ के नीले ओशियंस नजर आते हैं, जबकि हमारे पड़ोसी प्लैनेट्स बेरंग और बेजान हैं। दूसरे प्लैनेट्स को देखकर पता चलता है कि पानी के ना होने पर किस तरह की तबाही होती है। पानी सिर्फ बायोलॉजिकल लाइफ के लिए ही जरूरी नहीं है। इस एक खास मॉलिक्यूल के ना होने से प्लैनेट का पूरा एवोल्यूशन पूरी तरह से बदल जाता है। सारे इनर प्लैनेट्स एक ही मटेरियल से बने हैं और इस बात का अच्छा सबूत मौजूद है कि कभी वीनस और मार्स पर भी ओशंस हुआ करते थे। मार्स पर कभी बहुत पानी हुआ करता था। पूरी सतह शानदार रिवर्स और स्ट्रीम बेड से ढकी हुई थी। अब वो खाली है, पर एक जमाना था जब वो बिल्कुल वैसे दिखते थे जैसे अर्थ पर है। हमारे पास इस बात का सबूत है कि जब वीनस यंग था तो उस पर पानी था। हालांकि हमने वीनस को उतना एक्सप्लोर नहीं किया है जितना कि मार्स को किया है। तो जो सबूत हमारे पास हैं, उससे पता चलता है कि ये सभी प्लैनेट्स शुरुआत में वेट थे और एक वाटरी फेज से गुजरे थे। सीधी सी बात है, इन करोड़ों साल पहले ऐसा कुछ हुआ था जिसने उन प्लेट से उनका पानी छीन लिया। तो हमारे पड़ोसी प्लैनेट्स सूख क्यों गए? लगभग 450 करोड़ साल पहले मर्क्यूरी बना। यह हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स में सन के सबसे पास है, यही सबसे छोटा भी है। वो छोटा मर्क्यूरी हमारे मून से बस जरा सा बड़ा है। और जब सतह पर पानी को पकड़ने की बात आती है तो साइज से फर्क पड़ता है। अगर वो प्लैनेट छोटा है, उसका पानी स्पेस में उड़ जाएगा क्योंकि उसके पास उसे पकड़ी रखने के लिए ग्रेविटी नहीं है। उसके बाद अगला प्लैनेट है वीनस। अर्थ के साइज का वीनस अपने पानी को पकड़ कर रखता है, कम से कम कुछ देर के लिए। 400 करोड़ साल पहले वीनस और अर्थ ट्विन्स जैसे दिखते थे। उन दोनों के पास लिक्विड वाटर ओशियंस थे और वो दोनों मोटे एटमॉस्फेयर से ढके हुए थे। पर वीनस, जो सन के ज्यादा पास है, ज्यादा गर्म हो गया। उसके ओशियंस इवेपोरेट हो गए, जिससे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स भर गए। वो एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। उससे वीनस और ज्यादा गर्म हो गया। वीनस एक बहुत खतरनाक साइकिल में फंस गया था। रॉक्स में से पानी बाहर आ गया। मिनरल्स इतने हाई टेम्परेचर पर बेक हो गए कि उन्होंने अपने वाटर वेपर्स रिलीज कर दिए।
पानी के कंडेंस होने की कोई उम्मीद नहीं थी। बहुत गर्मी थी, इसलिए बारिश नहीं हुई और फिर पानी एटमॉस्फेयर में ऊपर और ऊपर जाता रहा और आखिर में गायब हो गया। और अब वीनस किसी नरक से कम नहीं है जो एक मोटे एटमॉस्फेयर के नीचे जल रहा है। सभी रॉकी प्लैनेट्स में मार्स सन से सबसे दूर है। कभी इसका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर 1.6 किलोमीटर गहरे ओशियन से ढका हुआ था, पर वो गर्मी या ग्रेविटी की कमी नहीं थी जिससे मार्स ने अपना सारा लिक्विड वाटर खो दिया। मार्स के ओशियंस को रेडिएशन ने छीन लिया। मार्स के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है उन सोलर विंड्स, उन सब एटॉमिक पार्टिकल से बचने के लिए जो सन से आते हैं। अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके स्पिनिंग मोल्टन आयन कोर से जनरेट होती है। ये फील्ड हमारे एटमॉस्फेयर को सोलर विंड से बचाती है। मार्स अर्थ से छोटा है, इसलिए उसका कोर ठंडा हो गया, जिससे उसकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई और उसके एटमॉस्फेयर को सोलर रेडिएशन के हमलों से बचाने वाला कोई नहीं बचा। मार्स के पानी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। आने वाली रेडिएशन ने ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन को स्प्लिट कर दिया और हाइड्रोजन बहुत हल्की होती है तो वो स्पेस में चली गई। उसके बाद मार्स पर रह गई बहुत सारी ऑक्सीजन, इसलिए हम मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं क्योंकि वो बहुत रस्टी है और वो सारी ऑक्सीजन जो पानी में हुआ करती थी अब पत्थरों में है। मार्स के ओशियंस इवेपोरेट हो गए और पीछे छूट गए बर्फ के निशान और लैंडस्केप पर लाल रंग के धब्बे। चार रॉकी प्लैनेट्स जो एक ही टाइम में एक जैसे बिल्डिंग मटेरियल से बने थे, पर उनमें से सिर्फ एक लकी रहा। पानी अर्थ पर लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के लिए एक परफेक्ट सॉल्वेंट है, लाइफ की मशीनरी को चलाने वाला है और कोई भी पानी के बिना नहीं जी सकता है। पानी अर्थ की जियोलॉजी को चलाता है, मौसमों को चलाता है, बायोलॉजी को चलाता है, इसीलिए इसे बेहद स्पेशल सब्सटेंस कहना सही होगा। 1400 करोड़ साल और बहुत अच्छी किस्मत चाहिए थी अर्थ पर पानी होने और इतनी देर तक टिके रहने के लिए, ताकि हम इवॉल्व हो सकें। हम अपने शुरू के ओशियंस को जितना समझ पाएंगे उतना ही ज्यादा जान पाएंगे कि यूनिवर्स में वो और कौन सी दुनियाएं हैं जिनकी किस्मत अर्थ की तरह अच्छी थी। हमें कुछ ऐसे प्लैनेट्स का पता चल चुका है जिन पर लिक्विड वाटर हो सकता है। अभी पक्का पता नहीं है, पर पता लगा लेंगे। मुझे लगता है अगले कुछ डेकेड्स में पता चल जाएगा। हम ऐसे प्लैनेट्स को पहचान पाएंगे और कह सकेंगे हाँ, उस प्लैनेट की सतह पर लिक्विड वाटर है। वो ऐसा वक्त होगा जब यूनिवर्स बदलेगा और हमें इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमारे और भी भाई बहन हैं इस मिल्की वे गैलेक्सी में।